स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। प्रीवियस टॉपिक में आपने क्या पढ़ा था? कोई एक स्टूडेंट बताइए। नेचर ऑफ वायर मटेरियल। अच्छा, उस पे हमने किसके बारे में पढ़ा था? वायर के नेचर के बारे में। किस टाइप का नेचर शो करता है? बताइए। Mount them in a circuit, one by fill in the value. एक्टिविटी नहीं, ये बताइए कि जो आपने कंडक्टर के बारे में पढ़ा तो कंडक्टर का कुछ कुछ कैरेक्टर हमने पढ़ा था ना। हाँ हाँ, आई थिंक हमने कंडक्टर के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था और साथ में उसका जो रेजिस्टिविटी नेचर होता है उसके बारे में डिस्कस किया था हमने। मैं उसके बारे में आप सभी से पूछ रही हूँ कि हमने क्या पढ़ा था उसमें। बता दीजिए कोई भी। अंशिका, अंकिता, अनुष्का, अरुण, आयुष। अंकिता बताइए क्या पढ़ा था आपने? मैम मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी मैम। कल आपने नहीं किया था? किसने नो किया था मैम। भाई? बाद में तो भेजा गया था ना वीडियो, उसमें आपने नहीं देखा? नो मैम, टाइम नहीं मिला था कल। चलिए, आयुष आप बताओ। मैम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि लो रेजिस्टिविटी होती है इलेक्ट्रिसिटी में और ट्रांसमिशन होता है। चलिए, हमने ये देखा था कि जो कंडक्टर होता है हमारा, जैसे कोई मेटल है या फिर कोई एलॉय है, तो उसका रेजिस्टिविटी नेचर काफी लो होता है, जिसकी वजह से उसको एक गुड कंडक्टर की कैटेगरी में रखा जाता है। और जितने भी हम एप्लियंसेस यूज करते हैं लाइक अ हीटिंग डिवाइस, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, टेस्टर हो गया, अवन हो गया, उन सभी में हम क्या करते हैं, इन मेटल्स या फिर एलॉय का यूज करते हैं। एज अ एग्जांपल इसमें बताया गया था कि जब हम कोई इलेक्ट्रिकल बल्ब यूज करते हैं तो उस इलेक्ट्रिकल बल्ब के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट हमारे लिए क्या होता है, एक टंगस्टन मेटल होता है, उसका फिलामेंट हम यूज करते हैं। इसके अलावा कॉपर, एल्यूमिनियम जो वायर्स होते हैं जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट को कंप्लीट करते हैं, उसमें हम किसका यूज करते हैं, इन इलेक्ट्रिकल आयरन्स का यूज करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसके आगे हम डिस्कस करने वाले थे कि देखो, अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी मटेरियल की, वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करती और ना ही उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। मतलब किसी वायर का लेंथ कितना भी हो, उसकी रेजिस्टिविटी से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के इंटरनल कैरेक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ये बात हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और साथ ही साथ उसके लेंथ, ये भी एक्सटर्नल कैरेक्टर हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में आपके पास दो ही कैरेक्टर होंगे, एक इंटरनल कैरेक्टर होता है और एक एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है। इंटरनल कैरेक्टर उस ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टीज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, उसके नेचर को शो करेगा, ठीक है। गौरव आप क्या कर रहे हैं, क्लास पे कॉन्सेंट्रेट करिए। चलिए, और जो एक्सटर्नल कैरेक्टर होता है जिसको आप फिजिकल कैरेक्टर भी बोलते हो, वो आसानी से आपको दिखाई देगा, जैसे कि लेंथ हो गया, कलर हो गया, ओडर हो गया, स्मेल हो गया, ये सारी चीजें फिजिकली हम क्या कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको एक्सटर्नल कैरेक्टर बोला जाता है। तो जो रेजिस्टिविटी होती है वो ओनली मटेरियल के इंटरनल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी कि जो भी हमने
वायर लिया है वो कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। अगर वो कंडक्टर होता है तो उसका रेजिस्टिविटी नेचर काफी लो होता है। रेजिस्टिविटी लो है मतलब उसमें जो इंटरनल कैरेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा करंट को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। इस बात को यहाँ पे बताया गया था। ठीक है, इस वजह से जो रेजिस्टिविटी होती है, जितना लंबा हमारा कंडक्टर होगा या कंडक्टिंग वायर का लेंथ होगा, उसका जो करंट कैरी करने का एबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। उस पे रेजिस्टिविटी किसी भी उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी कि वो लंबा होगा या छोटा होगा, उससे रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है उससे भी रेजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इंटरनल कैरेक्टर ना होके कौन सा कैरेक्टर है, एक्सटर्नल कैरेक्टर है। ठीक, अब देखिए सपोज इसमें बताया गया है कि अगर हम क्या करते हैं, एक यूनिट लेंथ का और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का एक वायर लेते हैं, तो अगर इन दिस फॉर्मूला R इज इक्वल रो इंटू एल बाई ए होता है, जहां पर L हमारा लेंथ को बता रहा होता है और A हमारा किसको बता रहा होता है, एरिया को बता रहा होता है। तो देखो यहाँ पे ये जो दिया है आपका, यहाँ पे R इज इक्वल रो इंटू एल बाई ए, अगर L मतलब जो आपका लेंथ है उसको आपने क्या ले लिया, यूनिट लेंथ ले लिया, मतलब 1 सेंटीमीटर आपने अगर ले लिया हो और एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस टाइम पर आप क्या लिखोगे, R इज इक्वल रो इंटू आप क्या करोगे, 1/1 करोगे, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो R इज इक्वल आपका क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। तो अगर हम यूनिट लेंथ या यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई वायर लेते हैं, तो उस टाइम पर हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है। मतलब लेंथ और एरिया अगर इक्वल हो तो उस टाइम पर जितना रेजिस्टिविटी उस करंट या फिर उस कंडक्टर का होगा, उतना ही रेजिस्टेंस भी उस कंडक्टर का होगा। वो चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, अब देखिए जो रेजिस्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उसकी कंडक्टिविटी के। मतलब ये रेजिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 जो कंडक्टिविटी है। अगर सपोज मैं उसको C से डिनोट करती हूँ या डायरेक्ट मैं उसको कंडक्टिविटी लिख देती हूँ, तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल होगा वो इस फॉर्म पे आप क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंडक्टिविटी। मतलब मेरा जो रो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम 1 लगाएंगे, जिसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हमारा कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है किसी सर्किट का, तो उसका रेजिस्टिविटी उतना ही कम होगा, और अगर किसी सर्किट का कंडक्टिविटी काफी कम है तो उसका रेजिस्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो कंडक्टिविटी कम कब होगी, जब मैं बैड कंडक्टर यूज करूंगी या फिर इंसुलेटर यूज करूंगी या किसी नॉन कंडक्टर को यूज करूंगी। और अगर कंडक्टर यूज करती हूँ तो उस टाइम पर हमारा रेजिस्टिविटी ऑलवेज क्या होगा, लो होगा, क्योंकि इंटरनल नेचर पे रेजिस्टिविटी क्या करती है, डिपेंड करती है। और जबकि जो कंडक्टर होते हैं वो एक मेटल होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने की एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो बताया जा रहा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए अगर आपके पास कोई ऐसा नॉन कंडक्टर अगर आपके पास है, ठीक है सपोज, तो उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा ऑलवेज। अगर कोई नॉन कंडक्टर आपके पास होगा तो उसका रेजिस्टिविटी हाई होगा, और कोई गुड कंडक्टर अगर आपके पास होगा तो उसका रेजिस्टिविटी ऑलवेज क्या होगा, लो होगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है, फिगर नंबर 6 आपको ये दिखाई दे रहा होगा। रुकिए देखते हैं, ये फिगर जो दिख रहा है इसमें हमको कॉपर
आयरन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ग्लास, डायमंड और जो फ्यूज्ड सिलिका है उसमें कंडक्टिविटी रेंज बताया गया है। अब कंडक्टिविटी देखो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस डायरेक्शन में ये जो कंडक्टिविटी है वो क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी नेचर कौन शो करेगा, कॉपर, जिसकी वैल्यू बताई गई है 10⁸। ठीक है, उसके बाद कंडक्टिविटी नेचर कौन सा मेटल शो करेगा, आयरन, जिसकी कंडक्टिविटी रेंज 10⁴ बताई गई है। फिर सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में कौन आ रहा है हमारा, जर्मेनियम और सिलिकॉन आ रहा है। ठीक है, जिसको डोपिंग प्रोसेस से बनाया जाता है, आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे, जिसमें जर्मेनियम का कंडक्टिविटी रेंज 10⁻0 लिखा है, सिलिकॉन का 10⁻⁻4 लिखा है। इसके बाद हमारे कौन आ जाते हैं, इंसुलेटर्स आ जाते हैं। तो इंसुलेटर में हमारा क्या क्या आ जाता है, ग्लास आ जाता है, डायमंड आ जाता है, फ्यूज्ड सिलिका आ जाता है। इनका कंडक्टिविटी रेंज काफी लो होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी रेंज कौन शो करता है, जो कंडक्टर होते हैं या गुड मेटल्स होते हैं लाइक अ कॉपर एंड आयरन। एज अ सेमीकंडक्टर हम जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का यूज करते हैं और इंसुलेटर के फॉर्म में हम ग्लास, डायमंड या फिर जो फ्यूज्ड सिलिका होता है उसका यूज करते हैं, जिसमें फ्यूज्ड सिलिका का जो कंडक्टिविटी रेंज है वो काफी कम है, जैसा कि इसमें बताया गया है 10⁻, लगभग कितना दिया हुआ है, -20 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी रेंज का यहाँ पर आपको एक टेबल शो किया गया है, जिसमें आपको सेपरेटली बताया गया है कि आपके कंडक्टर कैसे, कौन कौन से मटेरियल होते हैं, सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल्स होते हैं और इंसुलेटर कौन से मटेरियल्स होते हैं। और साथ में यहाँ पर कंडक्टिविटी की यूनिट भी शो की गई है कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे मतलब ओम इनवर्स आपको दिख रहा होगा, जो कि हमने किसके थ्रू पढ़ा था, जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, यहाँ पर ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स ये किसकी यूनिट होती है, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। ठीक, तो ये हमने कंडक्टिविटी पढ़ ली, जिसमें हमने ये जाना कि हम कितने भी लेंथ का क्या ले वायर ले उसकी कंडक्टिविटी ऑलवेज बढ़ेगी ही, लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वायर का लेंथ कितना भी हो और वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना भी हो। तो हमने 3 एक्टिविटी देखी थी, इसमें हमने लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर के बारे में डिस्कस किया था और नेचर ऑफ द वायर मटेरियल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये जाना कि रेजिस्टिविटी जो होती है वो नेचर ऑफ द वायर मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर या क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर पे डिपेंड नहीं करती। इससे ये बात पता चलती है कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो एक इंटरनल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला फैक्टर होता है। ठीक है, चलिए, तो इससे आप हमेशा याद रखिएगा कि कंडक्टर का लेंथ कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक हमको बताया जा रहा है वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा है ना, तो बताइए व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, सोचिए जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है और फिर बताइए। बताइए, चुप क्यों है आप सभी, नहीं पता, आए होंगे, नहीं देखी हूँ, हाँ नहीं देखी हूँ, रूम नंबर 14 पे देख लीजिए, बताइए। बताइए भाई, अंकिता, अंशिका, अनुष्का, चंचल, गौरव, इसिका, मुस्कान, रेसु, योगिता, बताइए आप सभी।
बताइए, तभी मैं टॉपिक आपका आगे बढ़ाऊंगी, नहीं तो नहीं बढ़ाऊंगी मैं टॉपिक। मैम रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजर किया जाता है क्या? रेजिस्टेंस मैम से फिर अमीटर से आप क्या करते हो? अमीटर से क्या मेजर करते हैं वो बताओ। अमीटर से क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, उसके बारे में बताओ। ये तो गलत बात है। आज मैं नहीं लूंगी फिर आपकी क्लास। आप इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आपको रजिस्टर अभी तक नहीं पता चला। मैंने आपको रजिस्टिविटी बता दिया तो भी आपको रजिस्टर पता नहीं चला है, तो क्या मतलब है आपके पढ़ने का? आपने तो बहुत आगे आ गए हैं। हम तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने देख लिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लिया, चार्ज के बारे में जान लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल देख लिए, और रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस भी देख लिया। और इसके बाद भी आप रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बता पा रहे हो। इसके बाद तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अगर आपको रेजिस्टेंस ही नहीं पता तो उसका कॉम्बिनेशन मैं आपको कैसे बताऊंगी? बताइए, कोई भी एक स्टूडेंट बताइए, तब क्लास आगे बढ़ाएंगे हम, नहीं तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसके बाद आपका हाँ बताइए। मैम प्रतिरोधकता मतलब वो जिस वे में वो अच्छे से काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल, उसमें इलेक्ट्रिसिटी में। एक बात बताइए, कोई सर्किट आपने बनाया, ठीक है, और उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो काफी हाई है, तो उसका करंट कैसा होगा? हाई होगा, लो होगा, मीडियम होगा, कैसा होगा? मैम लो होगा। लो होगा। वही बता रही हूँ कि रेजिस्टेंस करता क्या है। लो होगा, करेक्ट है। बताओ। इससे आगे मैं क्लास नहीं बढ़ाऊंगी बेटा, क्योंकि अगर मुझे इससे आगे आपको पढ़ाना है तो मुझे जानना पड़ेगा कि आपको कंडक्टर के बारे में कितना पता है, रेजिस्टेंस के बारे में कितना पता है, और जो हमने ओम्स रूल पढ़ा उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस जाना, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमने जाना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल हमने जाना। तो आपको ये सारे पॉइंट्स मैं पूछूंगी। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे तब जाके ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। कोई मतलब नहीं है फिर हमारे पढ़ने का। चलिए, मेरे डांटने का कोई मतलब नहीं है। आपकी क्लास आज यहीं पे खत्म होती है। आप सभी कल रेजिस्टेंस, कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के बारे में पढ़ के आएंगे। साथ में जो ओम्स रूल होता है वो भी आप डिस्कस करके आएंगे। साइन कन्वेंशन जो फिजिकल फैक्टर का हमने देखा था, बैटरी, रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, अमीटर, वोल्ट मीटर, फ्यूज, की, इलेक्ट्रिक बल्ब, और साथ में सेल और कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, इन सब का हमने क्या देखा था, फिजिकल साइन भी देखा था। ये आप देख के आओगे, तब जाके ही हमारी क्लास आगे बढ़ेगी। करंट क्या होता है, चार्जेस क्या होते हैं, उनकी यूनिट्स क्या होती है, ये सारी बात आप पढ़ के आओगे। तभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी क्लास।